गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे रीतिकाल की, और पिछली क्लास में रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के अन्य नाम, रीतिकाल की समय सीमा, रीतिकाल के उदय के कारण, रीतिकाल के पतन के कारण, रीतिकाल की विशेषताएं, रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, प्रतिनिधि कौन है, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन थे, रीतिकाल की परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन था, ये सब चीजें हम लोग देख चुके थे। आज रीतिकाल की जो क्लास है ये दूसरी क्लास है, और आज हम इस क्लास में सबसे पहले बात करेंगे रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। और जो सबसे पहले बात होगी वो क्या होगी? रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। चलिए करते हैं। देखिए एक बात, रीतिकालीन रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किसके अनुसार है? अगर प्रश्न ये आए कि रीतिकाल के कवियों का वर्गीकरण किसके अनुसार है, तो रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण हम जो कर रहे हैं वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार कर रहे हैं। लिख ही लीजिए आप लोग, फिर बाद में बोलिएगा सर आप लिखाए नहीं, बताए नहीं। लिख सकते हैं कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को तीन भागों में बांटा है। तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? तो तीन भागों में बांटा है। कौन कौन? एक बोला कि रीतिबद्ध है, एक को क्या बोला कि रीतिबद्ध, दूसरे को बोला रीति सिद्ध, दूसरे को क्या बोला? दूसरे को बोला रीति सिद्ध, और तीसरे को बोला रीति मुक्त, अर्थात ये रीति से मुक्त है। ये तीन भाग ही बांटते हैं। कौन? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अब समझने वाली बात यह है कि रीतिबद्ध क्या है, रीति मुक्त क्या है और रीति सिद्ध क्या है। तो सबसे पहले किस वर्ग में कौन कवि आते हैं जिसे रीति सिद्धबद्ध है, तो इस वर्ग में रीतिबद्ध होता क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। रीति सिद्ध क्या है, रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। और फिर हम लोग इनके जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों को, रीतिकालीन के कवियों को पढ़ेंगे। तो पहले लिखिए रीतिबद्ध कवि। नंबर एक, रीतिबद्ध कवि। कि रीतिबद्ध कवि कौन थे, रीतिबद्ध कवि किसे कहते हैं? अगर इस बात पर हम लोग बात करें तो इसमें लिख सकते हैं वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथ, देखो अब लक्षण ग्रंथ क्या होता है? वैसा ग्रंथ जिसमें रस, अलंकार, छंद के साथ साथ नायिका वर्णन, नायिका के भेद, नायिका के अंग प्रत्यंगों का वर्णन, नक्सिक वर्णन आदि का चित्रण होता है, उसको लक्षण ग्रंथ बोलते हैं। ठीक है। वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की तथा काव्यशास्त्रीय ग्रंथ भी लिखे। अब समझ में आ गई होगी। वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की तथा काव्यशास्त्री ग्रंथ भी लिखे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं।
समझ में आ गया होगा कि वे कवि जिन्होंने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों से प्रेरणा लेकर काव्य रचना की तथा काव्य शास्त्री ग्रंथ भी लिखे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रीतिबद्ध कवि कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं। लिखिए आगे, प्रमुख रीतिबद्ध कवि, प्रमुख रीतिबद्ध कवि कि प्रमुख रीतिबद्ध कवि कौन कौन है। तो प्रमुख रीतिबद्ध कवि में सबसे पहले नाम लिख लीजिए केशवदास। नंबर 1 केशवदास, केशवदास। तो केशवदास कौन है? तो ये तो प्रतिनिधि कवि हैं रीतिकाल के, अर्थात रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। लिख सकते हैं रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि हैं, रीतिबद्ध के प्रतिनिधि कवि इनको मान सकते हैं, केशवदास। नंबर 2, नंबर 2 में लिखिए केशवदास के बाद नंबर 2 चिंतामणि भी इसी में आएंगे। चिंतामणि भूषण, चिंतामणि। नंबर 3 भूषण। नंबर 4 देव। नंबर 5 फटाफट लिखते जाइए, सोमनाथ, सोमनाथ। नंबर 6 ग्वाल कवि। नंबर 7 भिखारी दास। नंबर 8 रसिक गोविंद, रसिक गोविंद। नंबर 9 मतीराम। नंबर 10 पद्माकर। पद्माकर ऐसे इस कालखंड के अंतिम कवि हैं, बात करेंगे इनके बारे में। पद्माकर, कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, कुलपति मिश्र। नंबर 12 मंडन मिश्र। नंबर 13 जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भी इसी में आते हैं। नंबर 14 कौन कौन हो गए? केशवदास, चिंतामणि, भूषण, देव, सोमनाथ, ग्वाल कवि, भिखारी दास, रसिक गोविंद, मतीराम। ठीक है। कुमारमणि लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो लिखिए कुमारमणि, कुमारमणि। कुमारमणि के बाद सुरती मिश्र लिखे हैं? नहीं, सुरती मिश्र। सब मिश्रा जी इसी में है क्या? आगे लिखिए। और रसलीन, सभी के बारे में देखेंगे। रसलीन। नंबर 17 प्रताप शाही। नंबर 18 तोष। पर्याप्त है ना? इतने कवि जो हैं वो क्या होगा? हैं प्रमुख रीतिबद्ध कवि हैं, और सबों को हम लोग आगे देखेंगे भी। रीतिबद्ध कवि के बाद दूसरे नंबर पर कौन थे? रीतिसिद्ध कवि। दूसरे नंबर पर कौन थे? रीतिसिद्ध। चलिए रीतिसिद्ध पर चलते हैं। प्रमुख रीतिबद्ध कवि में केशवदास, चिंतामणि, भूषण, देव, सोमनाथ, ग्वाल कवि, भिखारी दास, रसिक गोविंद, मतीराम, पद्माकर, कुलपति मिश्र, मंडन मिश्र, जसवंत सिंह, कुमारमणि, सुरती मिश्र, रसलीन, प्रताप शाही और तोष। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 2 पर रीति सिद्ध कवि। नंबर 2 रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवि की बात करें तो रीति सिद्ध कवि कौन थे? जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। कोई लक्षण ग्रंथ इन लोगों ने नहीं लिखा। लिख सकते हैं जिन्होंने काव्यशास्त्री ग्रंथ नहीं लिखा,
वे कवि जिन्होंने जिन्होंने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रंथ जिन्होंने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखे। वे कवि जिन्होंने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखे, रीतिबद्ध कवियों द्वारा मार्ग पर चलकर रीतिबद्ध कवियों द्वारा बताए मार्ग पर चलकर बताए गए मार्ग पर चलकर चलकर काव्य रचना की उसे रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। उसे रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। वे कवि जिन्होंने कोई काव्यशास्त्रीय ग्रंथ नहीं लिखे, रीतिबद्ध कवियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर काव्य रचना की, उसे रीतिसिद्ध कवि कहते हैं। अब इसमें लिखिए प्रमुख रीति सिद्ध कवि। प्रमुख रीति सिद्ध कवि। प्रमुख रीति सिद्ध कवि। अब प्रमुख रीति सिद्ध कवि कौन कौन है तो नाम लिख लीजिए। नंबर 1 बिहारी। बिहारी तो प्रतिनिधि कवि हैं। बिहारी ये कौन है? ये प्रतिनिधि कवि हैं। इस कालखंड के रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि हैं ये। नंबर 2 कृष्ण कवि, इन्हीं के पुत्र। कृष्ण कवि कौन थे? तो इन्हीं के पुत्र थे। नंबर 3 पजनेश। नंबर 4 नृपशंभु। नंबर 5 नृपशंभु के बाद बृंद कवि। नंबर 6 हठी जी। हठी जी भक्ति काल में भी थे, यहाँ भी हैं। नंबर 7 बेनी कवि। नंबर 8 सेनापति। नंबर 9 रसनिधि। नंबर 10 इसमें लिख लीजिए कौन कौन हो गए। बिहारी, कृष्ण कवि, पजनेश, नृपशंभु, बृंद, हठीजी, बेनी कवि, सेनापति, रसनिधि और एक लिख लीजिए नेवाज। पर्याप्त है। 10 कवि इसके बारे में याद रखेंगे। इस कालखंड के जो प्रमुख कवि हुए थे, अगर इनकी बात करें कि इसमें प्रमुख कवि कौन है, तो प्रमुख कवि में बिहारी लगा लीजिए, कृष्ण कवि लगा लीजिए, पजनेश लगा लीजिए और बृंद कवि, सेनापति, रसलीन, ये इसके प्रमुख कवि हो गए। लिखिए इतना हो गया। अगले बच्चे होंगे रीति मुक्त कवि। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 में कौन है? रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि कौन थे? तो वे कवि जो परंपराओं से पूर्णतः मुक्त रहे। वे कवि जो परंपराओं से पूर्णतः मुक्त रहे, अथवा ये अथवा ना लिखिए, तथा जिन्होंने वे कवि जो परंपराओं से पूर्णतः मुक्त रहे तथा जिन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर स्वच्छंदता पूर्वक काव्य रचना किया। अनुभूति के आधार पर स्वच्छंदता पूर्वक
काव्य रचना की, वे कवि जो परंपराओं से पूर्णतः मुक्त रहे तथा जिन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक काव्य रचना की, उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। उन्हें रीति मुक्त कवि कहते हैं। प्रमुख रीति मुक्त कवि प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन है इनको देखिए। प्रमुख रीति मुक्त कवि कौन कौन है इनको देख लीजिए। नंबर 1 में लिखिए घनानंद। घनानंद जो है प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद कौन है? इस कालखंड के अर्थात रीति मुक्त के प्रतिनिधि कवि हैं घनानंद। नंबर 2 बोधा। नंबर 3 आलम। नंबर 4 घनानंद, आलम, बोधा, द्विजदेव। द्विजदेव 4 हो गए। और एक और लिख लीजिए इसमें ठाकुर। बस पर्याप्त है। ये 5 कवि इसमें आते हैं जो ऋतु मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत थे। ठीक है, अब हम लोग जो शुरू करेंगे इसके पांच के पांचों महत्वपूर्ण है, इसमें कोई किंतु पंतु नहीं है। हाँ, इसमें देखें कि इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है। तो इसमें बात करते हैं केशव महत्वपूर्ण है, चिंतामणि, भूषण, देव। ठीक है, इसमें सभी महत्वपूर्ण ही हैं। मतीराम, पद्माकर, कुलपति मिश्र को नहीं छोड़ सकते हैं, रसलीन है, तोष हैं। इसमें सबके सब महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण देखें तो ये हैं। लेकिन इस कालखंड के जो भी कवि रीति मुक्त के हैं, रीतिबद्ध के हैं, रीति सिद्ध के हैं, सभी के सभी महत्वपूर्ण कवि हैं। तो ये बात हो गई किनके बारे में? रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण जो किसने किया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। इनके अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। तो ये कवि हो गए। अब इसमें से प्रत्येक कवि को हम लोग देखेंगे। प्रत्येक कवि को पढ़ना पूर्णतः अनिवार्य है। हो गया यहां तक? आज इसी क्लास में हम लोग किसको पढ़ लें? सबसे पहले प्रमुख रीतिबद्ध कवि को ले चलते हैं और आज सबसे पहले केशव दास को ही देखते हैं। बड़े हैं, एक क्लास में तो ये खत्म नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करते हैं। लिखिए, प्रमुख रीति बद्ध कवि। प्रमुख रीतिबद्ध कवि में पहला लिखिए नंबर 1 में केशव दास। नंबर 1 में केशव दास। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। इनका अगर जन्म देखें कि केशव दास का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में। कहाँ? ओरछा बुंदेलखंड में। कहाँ हुआ था? तो ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। ओरछा बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ। निधन कब हुआ इनका? इनका निधन हुआ था 1617 ईस्वी में। निधन 1617 ईस्वी में इनका निधन हो गया। पिताजी का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था काशीनाथ। पिताजी का नाम काशीनाथ। ठीक है, इनके ये किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। लिख सकते हैं, ये निम्बार्क संप्रदाय से
दीक्षित थे। किस संप्रदाय से दीक्षित थे ये? तो इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय जो निम्बकाचार्य का था, जो कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, उसी से इन्होंने दीक्षा ली थी। इसके आश्रयदाता कौन थे? अगर आश्रयदाता की बात करें, अर्थात किस राजा के दरबार में रहते थे, तो आश्रयदाता, अगर आश्रयदाता की बात करें तो इनके आश्रयदाता थे राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, इन्हीं के दरबार में ये रहते थे। राव इंद्रजीत सिंह इनके आश्रयदाता थे। किनके? केशवदास के। चलिए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं केशवदास के उपनाम की। इनके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम, इनके बहुत सारे उपनाम हैं। प्रमुख उपनाम देखते हैं। इनको रीतिकाल का प्रवर्तक एवं आचार्य भी कहा जाता है। पहला उपनाम क्या है? रीति काल का प्रवर्तक और आचार्य। आचार्य वो होते थे जिन्होंने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा, और रीतिबद्ध काल में जो भी कवि थे वो आचार्य ही कहलाए, इसलिए कि इन लोगों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, संस्कृत से ही प्रेरणा ली, संस्कृत के ग्रंथों का ही अनुवाद किया, लेकिन किया तो था। नंबर 2, हिंदी के प्रथम अलंकारवादी आचार्य इनको माना जाता है। हिंदी का प्रथम अलंकारवादी आचार्य भी इनको कहा जाता है। नंबर 3, कठिन काव्य का प्रेत भी इनको कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत, ये उपनाम इनको किसने दिया था? तो ये उपनाम इनको देव और आचार्य शुक्ल दोनों ने दिया था। देव कवि, देव का पूरा नाम देवदत्त था, इसी कालखंड में पढ़ेंगे। तो देव और आचार्य शुक्ल ने इनको क्या कहा था? कठिन काव्य का प्रेत कहा था। नेक्स्ट, क्लिष्ट कल्पना का कवि भी इनको कहा जाता है। क्लिष्ट कल्पना, क्लिष्ट कल्पना का कवि भी इनको कहा जाता है। तो क्लिष्ट कवि कल्पना का कवि किसने कहा था? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। किसने कहा था? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। राम स्वरूप चतुर्वेदी इनको क्या कहा? क्लिष्ट कल्पना का कवि भी इनको कहा था। हृदयहीन कवि इनको किसने कहा था? मतलब बिना हृदय के कवि हैं ये, ऐसा थोड़ी होता है। हृदयहीन कवि कहने का मतलब क्या था? हृदयहीन कवि कहने का मतलब था कि इनके पास कविता करने के लिए जो हृदय चाहिए वो हृदय इनके पास नहीं था, इसलिए इनको हृदयहीन कवि भी कहा जाता है। किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने। हृदयहीन कवि, हृदयहीन कवि किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने इनको हृदयहीन कवि कहा था। आचार्य शुक्ल अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे, कोर्ट का कवि इनको किसने कहा था? कोर्ट का कवि, कोर्ट का कवि इनको किसने कहा था? तो विजयपाल सिंह ने कहा था। देखिए क्यों कहा था इसको समझिए। कोर्ट का कवि विजयपाल सिंह, इनको कहा इसलिए कि केशवदास ने जो लिख दिया इसकी कल्पना या तो केशवदास ही कर सकते हैं, इसका अर्थ या तो केशवदास ही बता सकते हैं या फिर कोर्ट ही बता सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति इन्होंने जो लिखा उसका अर्थ क्या होगा इसकी फैसला नहीं कर सकता, इसलिए इनको क्या कहा था? कोर्ट का कवि कहा था। नेक्स्ट, उडगन इनको किसने कहा था? भिखारी दास ने कहा था। सूर सूर तुलसी शशि, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशवदास। उडगुन मतलब तारे, इनको उडगुन किसने कहा था? उडगन किसने कहा था? तो ये नाम भिखारी दास ने दिया था। कितने उपनाम हो गए जी? 7 और लिखा दें, पर्याप्त है ना। इनको उक्ति वैचित्र का कवि भी कहा जाता है, और इनको उक्ति वैचित्र का कवि किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल ने कहा था, लेकिन इतना उपनाम इनका पर्याप्त हुआ। ठीक है, तो ये हो गई केशवदास के उपनाम। केशवदास का परिचय देख लिए, केशवदास के उपनाम
अब आगे बात करते हैं हम लोग केशवदास की रचनाओं का। केशवदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं उनको देखिए। अगर केशवदास की रचनाओं की बात करें तो रचनाएं तो इनकी ज़्यादा नहीं हैं, रचनाएं तो इनकी 9 ही हैं, लेकिन 9 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। तो लिखिए केशवदास की रचनाएं, केशवदास की रचनाएं। इनकी रचनाओं का क्रम पूछा जाता है, इसलिए इनकी रचनाओं का क्रम से लिखिएगा। नंबर 1 रसिक प्रिया। नंबर 1 रसिक प्रिया। रसिक प्रिया कब की है? तो रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, 1591 ईस्वी। नंबर 2 कवि प्रिया। इस सभी रचनाओं को पढ़ाएंगे। कवि प्रिया, कवि प्रिया कब की है? 1601 ईस्वी की है, 1601 ईस्वी। नंबर 3 रामचंद्रिका। इन्होंने तुलसीदास से कुछ बात विवाद हो गई थी और तुलसीदास के रामचरितमानस के समान ही इन्होंने ब्रज भाषा में एक रचना कर दी, रामचंद्रिका। किंवदंतियों के अनुसार माना जाता है कि रामचंद्रिका की रचना इन्होंने एक रात में की थी, अर्थात एक रात समझ रहे हैं ना, 12 घंटा, मान लीजिए कि 24 घंटा, लेकिन जितना इसमें इन्होंने इसकी जो संवाद शैली है उसको अगर पढ़िएगा रामचंद्रिका का, तो एक साल में कोई नहीं लिख सकता है उतनी तंदुरुस्त और उतनी गहनता के साथ। इन्होंने 24 घंटे यानी कि एक रात में ही इसकी रचना इन्होंने रामचंद्रिका की कर दी थी, ऐसा किंवदंती है, अर्थात कोई प्रमाण नहीं है लेकिन लोग इसके बारे में बोलते हैं। रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी की है, 1601 ईस्वी। नंबर 4 छंदमाला। छंदमाला, छंदमाला कब की है? ये 1607 ईस्वी की है, छंदमाला 1607। नक्शिख नंबर 5, नक्शिख, नक्शिख कब की है? ये भी 1607 ईस्वी की है। नंबर 5 के बाद नंबर 6 लिखिए रतन बावनी। रतन बावनी, रतन बावनी कब की है? ये भी 1607 ईस्वी की है। 6 नंबर 7 वीर सिंह देव चरित्र। वीर सिंह देव चरित्र कब की है? 1607 ईस्वी की है। नंबर 8, 8वां नंबर में लिखिए विज्ञान गीता। महत्वपूर्ण रचना है ये, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता कब की है? 1610 ईस्वी की है, विज्ञान गीता। और एक है जहांगीर जस चंद्रिका, अंतिम रचना इनकी मानी जाती है, जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका ये कब की है? ये 1612 ईस्वी की है। कब की है? 1612 ईस्वी की ये रचना मानी जाती है। और यही इनकी 9 रचनाएं हैं। केशवदास की मात्र यही 9 रचनाएं मानी जाती हैं। हो गया? लिख लीजिए इतना। बात यह है कि इनकी प्रत्येक रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिनिधि कवि हैं, रीतिकाल के प्रथम आचार्य हैं, प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं। तो इनकी किस रचना से क्या प्रश्न पूछा जाए ये कोई नहीं जानता है, तो इनकी रचनाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो लिखिए रचनाओं का वर्ण विषय। आगे रचनाओं का वर्ण विषय, रचनाओं का वर्ण विषय। नंबर 1 में सबसे पहले रसिक प्रिया को देखते हैं। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया कब की है? अभी तुरंत लिखाए थे, ये 1591 ईस्वी की है। कब की है? 1591 ईस्वी में है। कैसी रचना है ये? तो यह रीति ग्रंथ है। कैसी रचना है? तो रीति ग्रंथ है। किस प्रकार की पुस्तक है ये? तो रीति ग्रंथ है। पॉइंट नंबर 2, इसे हिंदी का प्रथम काव्यशास्त्री ग्रंथ भी कहा जाता है। लिख सकते हैं, यह हिंदी का
हिंदी का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। यह हिंदी का प्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। नंबर 3, इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 16 अध्याय हैं। रसिक प्रिया में कितने अध्याय हैं? तो इसमें 16 अध्याय हैं। और इसमें अध्याय को क्या कहा गया है? तो इसमें अध्याय को प्रकाश कहा गया है। याद रखेंगे कि अध्याय को क्या कहा गया है? तो अध्याय को प्रकाश कहा गया है। अध्याय को क्या कहा गया? अध्याय को प्रकाश कहा गया। ठीक है। कुल छंद कितना है इसमें? तो कुल छंद इसमें 530 है। 530 छंद है। इस रसिक प्रिया में कुल छंद कितने हैं? तो 530 हैं। एक बात और, आधार क्या है इस रचना का? आधार अगर देखें इस रचना का तो ये जो है रुद्रभट्ट एक संस्कृत के कवि हुए और इनकी रचना है श्रृंगार तिलक। रुद्रभट्ट की या ऐसे लिखिए, रुद्रभट्ट के ग्रंथ श्रृंगार तिलक, रुद्रभट्ट के ग्रंथ श्रृंगार तिलक के आधार पर हुई है। आधार क्या है? तो रुद्रभट्ट के ग्रंथ श्रृंगार तिलक के आधार पर इसकी रचना की गई है। एक पुस्तक तो हम लोग इनकी देख लिए हैं, रसिक प्रिया। आगे चलिए, नंबर 2 लिख लिया है इतना। नंबर 2 में क्या था? कवि प्रिया। नेक्स्ट देखिए, कवि प्रिया। कवि प्रिया कब की है? तो 1601 की है। नंबर 2 कवि प्रिया, कवि की प्रिया है ना। कवि प्रिया कब की है? तो 1601 ईस्वी की है कवि प्रिया। कैसी पुस्तक है? तो ये रीति और अलंकार ग्रंथ है। कैसी पुस्तक है? तो रीति व अलंकार ग्रंथ है। इसमें रीति तो है ही साथ इसमें अलंकार का भी विवेचना है। रीति व अलंकार ग्रंथ। पहली बात, कुल अध्याय कितने हैं? तो 16 अध्याय हैं। और अध्याय को किसे कहा गया है? जिसे प्रभाव कहा गया है। जिसे प्रभाव कहा गया है। इसमें अध्याय को क्या कहा गया है? इसमें अध्याय को प्रभाव कहा गया है। और रसिक प्रिया में अध्याय को क्या कहा गया था? प्रकाश कहा गया था। याद रखेंगे। ये रचना क्यों हुई थी? तो ये जिस राजा के दरबार में रहते थे, राव इंद्रजीत सिंह, उनके दरबार में एक नर्तकी थी, ठीक है, डांस करने वाली थी, जिनका नाम था राय परवीन। तो राय परवीन को काव्य की शिक्षा देने के लिए कवि प्रिया की रचना की गई थी। लिख लीजिए, राव इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी, क्या नाम था महारानी का? राजनर्तकी का राव इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण, क्या नाम था देवी का इनका? राय प्रवीण को राव इंद्रजीत सिंह की राजनर्तकी राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किया गया था। शिक्षा देने के लिए किया गया था। हो गया। इसका आधार ग्रंथ क्या है? अगर इस पुस्तक का आधार ग्रंथ देखें कि कवि प्रिया का आधार किस आधार पर इसकी रचना की है, तो इन्होंने एक माना है काव्यादर्श को। काव्यादर्श किसकी रचना थी? तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। अलंकार संबंधी ये ग्रंथ है काव्यादर्श। और काव्यादर्श किसकी रचना है? तो दंडी की रचना है। और एक आधार ग्रंथ और था, क्या नाम था? अलंकार शेखर। अलंकार शेखर किसकी रचना है? तो ये केशव प्रसाद सिंह की रचना है, इनकी नहीं है। केशव प्रसाद मिश्र की रचना है ये अलंकार शेखर।
तो इन्हीं दोनों के आधार पर इसकी रचना केशवदास की किया थे। और इस पुस्तक में केशवदास ने कविप्रिया में दो प्रकार के अलंकार बताए हैं। एक बताए हैं सामान्य अलंकार और एक बताए हैं विशिष्ट अलंकार। इसी में एक बातें कही गई है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुरंग, इसी काव्य पंक्ति की पंक्ति इसी पुस्तक की, कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, अगर कोई भी स्त्री बहुत सुंदर हो, सुलक्षणी हो, अच्छे गुणों वाली हो, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवृत्त, अच्छे चाल चलन वाली हो, फिर भी वो बिना वस्त्र का कैसा लगेगी? भूषण बिना न विराजे कविता बनिता मित्य। भूषण अर्थात आभूषण के बिना, कपड़ों के बिना वो स्त्री या आभूषण के बिना कविता बेकार होती है। इसी पुस्तक की ये पंक्ति है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त, भूषण बिनो न विराजे कविता बनिता मित्य। ठीक है, दो रचना हो गई। दो रचना के बाद अगली क्या थी? रामचंद्रिका। लिखिए नंबर 3 रामचंद्रिका। रामचंद्रिका तक आज देखेंगे, उसके बाद हम लोग कल बात करेंगे इनके बारे में। नंबर 3 रामचंद्रिका। रामचंद्रिका कब की है रामचंद्रिका? तो 1601 ईस्वी की है। 1601 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। क्या है इसका काव्य रूप, क्या है? तो ये राम कथा पर आधारित, राम कथा पर आधारित कैसी रचना है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। राम कथा पर आधारित प्रबंधात्मक महाकाव्य है ये। ठीक है, कुल सर्ग इसमें कितना है? प्रमुख रचना है ये कुल सर्ग, तो कुल सर्ग इसमें 39 है। ठीक है, और 39 सर्ग है। और सर्गों को क्या कहा गया? प्रकाश कहा गया है। सर्ग को प्रकाश कहा गया है। किसी में प्रभाव कहा, किसी में प्रकाश का, याद रखिएगा। सर्ग को प्रकाश कहा गया है। ठीक है, कुल छंद कितने हैं इसमें? अगर रामचंद्रिका की बात करें कि कुल छंद इसमें कितने हैं, तो कुल छंद इसमें 17 है। मतलब 1717 छंद हैं इसमें। ठीक है, रामचंद्रिका में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है। 58 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, ये पूछी भी जाती है। नेक्स्ट, भाषा इसकी क्या है? अरे भाषा सबकी ब्रज ही है। केशवदास जी तो छोड़िए, रीतिकाल के सभी कवियों की भाषा ब्रज है। इन लोगों को और कोई भाषा आती भी कहाँ थी? संस्कृत और ब्रज के अलावा संस्कृत का अनुवाद ब्रज में किया, ब्रज का अनुवाद संस्कृत में किया, यही तो करते रहे ये लोग। ठीक है, इसमें इतने अधिक छंद हैं ना, 58 प्रकार के जो छंदों का प्रयोग हुआ है। इसी कारण से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनको छंदों का अजायब घर कहा है। लिख सकते हैं, छंद वैविध्य, छंद वैविध्य के कारण ही, छंद वैविध्य के कारण ही, कारण ही इसे मतलब रामचंद्रिका को, छंद वैविध्य के कारण ही इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। के कारण ही इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर कहा जाता है। छंद वैविध्य के कारण इसे छंदों का अजायब घर का। छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो छंदों का अजायब घर कहने वाले व्यक्ति कहा जाता है। तो छंदों का अजायब घर किसने कहा था? तो ये कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। किसने कहा? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनको छंदों का अजायब घर कहा था। किसको? रामचंद्रिका को कहा था। रामचंद्रिका में केशवदास को सबसे अधिक सफलता अगर किसी चीज में मिली है तो वो संवाद योजना में मिली है। लिख सकते हैं, संवाद योजना
में, संवाद योजना मतलब एक पात्र का दूसरे पात्र से बात करना। इसमें है ना, सिंधु तरो जिनको बनरा तुझ पे धनुरेख गई न तरी। अंगद बोलता है रावण से कि तुम अपने आपको बहुत बड़ा तिस्मार खान समझता है। सिंधु तरो जिनको बनरा तुझ पे धनुरेख गई न तरी, ठीक है, एक लाइन खींच दियत है, जिनके बंदरों की तुम बात कर रहे हो उनका एक भाई ने एक लाइन का खींच दिया था, तुमसे पार नहीं हुआ गया और तुम अपने आप को तिस्मार खान समझता है। अगर उतना ही हिम्मत है तो मेरा पैर तुम उठा के दिखाओ। तो संवाद योजना में इनको सबसे अधिक सफलता मिली थी। संवाद योजना में सबसे अधिक सफलता मिली, संवाद योजना में इनको सबसे अधिक सफलता मिली थी। इस पुस्तक में एक दोष भी है। रामचंद्रिका में दोष क्या है पता है? जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की है उसमें मार्मिक स्थलों का पहचान हो सकता है कि उसमें मार्मिक स्थान कौन से हैं, मार्मिक प्रसंग कौन से हैं, उसकी पहचान हो सकती है। लेकिन रामचंद्रिका में ना मार्मिक स्थानों की पहचान हो सकती है, ना मार्मिक प्रसंगों की पहचान हो सकती है, ना मार्मिक कथाओं की पहचान हो सकती है। ये सबसे बड़ी दोष है रामचंद्रिका की। और किंवदंतियां ऐसी है, कहा जाता है कि तुलसीदास ने क्या किया था, तुलसीदास ने केशव दास को बोल दिया था कि ये प्रकृति का कवि है, अर्थात प्राकृतिक कवि कहा था, यानी प्राकृतिक भाषा का कवि। इसी बात से ये आहत हो गए और इन्होंने 24 घंटा में ही रामचंद्रिका की रचना कर दी थी। एक रात्रि में ही इन्होंने इसकी रचना कर दी थी। तो रामचंद्रिका की बात हो गई, पर्याप्त है इतनी जानकारी इसके लिए। चलिए, कितने पुस्तक देख लिए मैंने की? 3 देख लिए। रसिक प्रिया हो गया, कवि प्रिया हो गया, रामचंद्रिका हो गया। रामचंद्रिका के बाद एक काम कीजिए, इनकी और रचना देख ही लीजिए, खत्म ही इनको कर देते हैं, क्लास ही ना लंबी होगी, कोई बात नहीं है। रामचंद्रिका के बाद अगला लिखिए, इनकी सभी रचनाओं को देख ही लेते हैं। अगला लिखिए वीर सिंह देव चरित्र, 4 नंबर पर ना, वीर सिंह देव चरित्र। वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र। रचना काल क्या था इसका? वीर सिंह देव चरित्र का 1607 ईस्वी। वीर सिंह देव चरित्र 1607 ईस्वी। कैसी रचना है ये? तो ये प्रबंधात्मक रचना है। कैसी रचना है? तो प्रबंधात्मक रचना है ये, प्रबंधात्मक रचना है। इसमें कितने सर्ग हैं? तो 14 सर्ग हैं। ये सब बात याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण है। कितने सर्ग हैं इसमें? 14 सर्ग हैं। और सर्ग को क्या कहा गया है? तो सर्ग को प्रकाश कहा गया है, सर्ग को प्रकाश कहा गया, सर्ग को प्रकाश कहा गया है। इसमें क्या है? इसमें वीर सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है और कुछ नहीं है। लिख लीजिए, इसमें वीर सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। हो गया चौथी रचना। इसके बाद आगे आइए, देखिए अब रचनाएं इनकी छोटी छोटी हैं, अब ज़्यादा बड़ी बड़ी रचनाएं जो 3 थी ऊपर में, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये ज़्यादा बड़ी थी। तो नंबर 4, नंबर 5 में लिखिए रतन बावनी। रतन बावनी कब की है? 1607 ईस्वी की है। रतन बावनी 1607 की थी, अभी तुरंत लिखाए थे। इसमें क्या है? कुल छंद की अगर बात करें कि कुल छंद कितने हैं, कुल छंद, तो इसमें कुल छंद 53 है। कुल छंद 53 है। कुल छंद कितने हैं? 53 है। इसमें क्या है? कैसी रचना है ये? तो मुक्तक काव्य है।
मुक्तक, अरे भाषा तो सबकी ब्रज ही है, मुक्तक काव्य है। इसमें है क्या, इसमें वीर सिंह देव और वीर सिंह देव और रतन सिंह, इन्हीं दोनों के नाम पर रतन बावनी। वीर सिंह देव और रतन सिंह की वीरता व उदारता का चित्रण है। रतन बावनी कुल छंद 53 मुक्तक काव्य है। वीर सिंह देव और रतन सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। ये रचना भी हो गई। नेक्स्ट 5 हो गया, 4 और बचे हैं ना। नेक्स्ट अगली रचना लिखिए। अगली रचना इनकी छंदमाला। 5वां हो गया, तो नंबर 6 में लिख लीजिए छंदमाला। नंबर 6 छंदमाला। देखो अब कुछ भी करेंगे ना, आज क्लास खत्म नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कुछ कथन भी लिखवानी है, तो आज क्लास ये खत्म नहीं हो पाएगी। उससे अच्छा है कि छंदमाला देख के छोड़ दिया जाए। कि लिखेंगे ही। तो अगर लिखेंगे तो लिखिए छंदमाला, लिख ही लीजिए, क्या छोड़ना है। पढ़ाने का मन नहीं है फिर भी लिख लीजिए। छंदमाला कब की है? अगर छंदमाला की बात करें तो छंदमाला इनकी 1607 ईस्वी की है। छंदमाला 1607 ईस्वी। कैसी रचना है? तो मुक्तक काव्य है। कैसी रचना है? तो यह मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य नाम ही है छंदमाला, तो क्या इसमें मिलेगा? इसमें छंदों की विवेचना है, छंदों की विवेचना। नाम ही है छंदमाला, तो छंदों की विवेचना। और इसमें 2 प्रकार के छंदों की विवेचना की गई है, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। नंबर 7, नंबर 7 में कौन सा रह गया है जी? ये भी भूल गए हैं। छंदमाला हो गया, रतन बावनी हो गया, वीर सिंह देवचरित हो गया, एक नक्सिक रह गया, विज्ञान गीता और जहांगीर चंद्र का। चलिए नक्सिक लिखिए, नक्सिक लिखिए। अबरी नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या होगा। नक्सिक। नक्सिक की बात करें तो नक्सिक कब की है? 1607 ईस्वी की है। काव्य रूप क्या है इसका? मुक्तक काव्य है। क्या है इसमें? मुक्तक काव्य है। इसमें है क्या नक्सिक में? तो विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा, विभिन्न उपमानों के माध्यम से राधा का नक्सिक, नाखून से लेके शीश तक नक्सिक सौंदर्य का चित्रण है। नक्सिक सौंदर्य का वर्णन है। ये भी हो गया। नेक्स्ट नंबर 8 में क्या बचा? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता इनकी पुस्तक जो है वो दर्शन संबंधी रचना है। उसमें जीवन, जगत, माया, ब्रह्म आदि की विवेचना की गई है। और ये प्रबोध चंद्रोदय नाटक जो है कृष्ण मिश्र की, उसके आधार पर लिखी गई है। कोई बात नहीं है, लिखिए। नंबर 8, नंबर 8 में लिखिए विज्ञान गीता। हो ही गया तो क्या छोड़ना है? विज्ञान गीता। विज्ञान गीता कब की है? विज्ञान गीता 1610 ईस्वी की है। अगर इसमें के बारे में बात करें तो कुल सर्ग कितने हैं इसमें? कुल सर्ग, तो कुल सर्ग इसमें 21 हैं। और कुल छंद कितने हैं?
कुल छंद, तो कुल छंद इसमें 1684 है। कुल छंद इसमें इतना है। इसमें है क्या, इस रचना में लिखिए, जीव, जगत, माया, माया आदि की विवेचना, आदि की विवेचना। और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कृष्ण मिश्र की एक संस्कृत में नाटक है, कृष्ण मिश्र कवि की प्रबोध चंद्रोदय। तो प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर ही इसकी रचना की गई थी। चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, उतना जरूरी नहीं है। और इनकी अंतिम रचना जो है वो क्या क्या है, जहांगीर जस चंद्रिका। इसमें न्याय प्रियता है जहांगीर की, जहांगीर जस चंद्रिका कब की है, 1612 ईस्वी की है। ये क्या है, इसमें जहांगीर की न्यायप्रियता का चित्रण, जहांगीर की न्यायप्रियता, जहांगीर की न्यायप्रियता एवं उदारता का चित्रण। ठीक है, ये इनकी सभी रचनाओं के बारे में बात हो गई है। अब इनकी रचनाओं के बाद आगे बढ़िए तो अन्य कुछ इसमें है नहीं। केशवदास के बारे में अन्य कुछ जानने लायक बात नहीं है। ये तो लिखा दिया है ना कि कोर्ट का कभी इनको विजयपाल सिंह ने कहा था। तो ये सब उपमान तो पहले ही लिखा दिया, हमको लगा नहीं लिखाए थे। तो ये सब बातें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे ये हृदयहीन कवि किसने कहा था, आचार्य शुक्ल ने कहा। ये सब हम उपनाम पहले लिखा दिया, हमको लगा नहीं लिखाए हैं। तो ये सब तो लिखाई तो है, तो ये सब बात हो गई। तो इसी के साथ केशवदास आज समाप्त हुए। और केशवदास के बाद अगले जो कवि हैं वो इतने विस्तार से नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी इतनी रचनाएं नहीं हैं, और उनकी रचनाएं अगर कुछ हैं तो उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो इनके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ठीक है, तो केशवदास को हम लोग देख लिए। केशवदास के बाद अगले कवि की बात हम लोग कल करेंगे। जैसे भूषण है, भूषण की भी रचनाएं महत्वपूर्ण है, सभी रचनाओं को पढ़ाना पड़ेगा। तो इनको हम कल से देखेंगे। तो आज केशवदास के कम से कम हो गए ना, एक क्लास में केशवदास हो गए, तो एक कम बड़ी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि छोड़ के पूरी क्लास, तो रीतिकाल का दूसरी क्लास समाप्त हुई। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।